नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में। जैसा कि हम नर्वस सिस्टम की क्लासेज चल रही है, रेगुलर नर्वस सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम की लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहला डिसऑर्डर था अपना इंक्रीज आईसीपी, जिसको बोला था सेरेब्रल एडिमा। तो सेरेब्रल एडिमा के क्या होता है ये सब अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्रीज आईसीपी क्या होता है, नॉर्मल आईसीपी, साइन सिम्टम्स, नर्सिंग केयर वगैरह। तो लास्ट क्लास में अपन ने सेरेब्रल एडिमा पढ़ा था। आज की क्लास का टॉपिक है हेड इंजरी। तो सेकंड जो डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का वो क्या है, हेड इंजरी। तो जैसा कि आप जानते हैं हेड इंजरी क्या है, इंजरी टू द स्कल्प एंड हेड। तो स्कल्प क्या है, स्कल्प और उसके अंदर स्कल और उसके अंदर जो मटेरियल है उनको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि स्कल्प क्या है। सबसे पहले बात करेंगे स्कल्प। तो स्कल्प क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन। सबसे ब्रेन की बाहर की जो जिसके अंदर ब्रेन है वो क्या है, स्कल्प। और स्कल्प के जस्ट नीचे क्या है, स्कल, जिसके अंदर सारा ब्रेन स्थित है वो क्या है, स्कल। और स्कल के अंदर क्या है, क्रेनियम। स्कल के अंदर क्या है, क्रेनियम। तो क्रेनियम के अंदर सारा मटेरियल है। तो सबसे पहले अपन ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी पढ़ेंगे। हेड इंजरी क्या है, हेड इंजरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दैट मीन्स ट्रोमा हो सकता है, कोई लीजन्स हो सकता है, कोई फॉल डाउन हो सकता है, या कोई ट्यूमर की वजह से भी अंदर इंजरी कोज होना, या कोई अनवांटेड जो थिंग्स है जिसका सर के ऊपर जैसे बंदूक से गोली चलना या चाकू या लाठी से वार होना, ये सब की वजह से अगर हेड पोर्शन में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होती है जिसको क्या बोला जाता है, हेड इंजरी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हेड इंजरी कितने टाइप्स की होती है। हेड इंजरी का टाइप्स देखने से पहले हेड इंजरी क्या है, हेड इंजरी है स्कल्प और स्कल के अंदर या सेरेब्रल जो कैविटी है, क्रेनियल जो कैविटी है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का ट्रॉमा की वजह से इंजरी होना क्या कहलाता है, हेड इंजरी। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, स्कल्प एंड स्कल एंड क्रेनियल कंटेंट्स ट्रॉमा इज कॉज्ड बाय हेड इंजरी। दैट मीन्स ट्रॉमा की वजह से स्कल और क्रेनियम के अंदर किसी भी प्रकार की इंजरी होना हेड इंजरी कहलाता है। हेड इंजरी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। हेड इंजरी होती क्या है, हेड इंजरी मेनली दो टाइप्स की होती है, ओपन हेड इंजरी, क्लोज हेड इंजरी। ओपन का मीन्स ऐसा कोई वुंड है या ऐसा कोई घाव हो गया जिसमें इंस्पेक्शन से पता लग रहा है कि हेड इंजरी हुई है पेशेंट को, दैट मीन्स ओपन हेड इंजरी। और ओपन हेड इंजरी है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड की। इसी प्रकार क्लोज हेड इंजरी, क्लोज का मतलब ब्रेन को ऐसा कोई स्ट्राइक या स्ट्रोक हुआ है जिसकी वजह से बाहर कुछ नहीं दिख रहा लेकिन अंदर जो ब्रेन के फंक्शन है उसमें अल्ट्रेशन आ रहा है और जिसकी वजह से ब्रेन को कोई इंजरी हुई है, दैट मीन्स इंटरनल चोट आई है, इंटरनल इंजरी हुई है। ये है एक्सटर्नल इंजरी। ओपन इंजरी क्या है, एक्सटर्नल है, ये क्या है, इंटरनल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन हेड इंजरी। तो ओपन हेड इंजरी के अंदर एक होता है स्कैल्प इंजरी। स्कैल्प इंजरी का मतलब आउटर मोस्ट जो है पार्ट, उसके ऊपर कोई भी लेसरेशन होना, कोई भी रगड़ लगना, खरोंचे आना, लेसरेशंस, हीमेटोमा या ब्लड का निकलना, और डैमेज या स्किन का डैमेज। दैट मीन्स आप साइकिल से जा रहे थे या बाइक से स्लिप हुई और सराउंडिंग मतलब ऊपर से जो इंजरी हुई, ऊपर से जो लेसरेशन ब्रेकिंग हुई, वो क्या है, स्कैल्प इंजरी। दैट मीन्स अगर इंजरी है वो स्कैल्प के अलावा स्कल तक अगर इंजरी पहुंच गई, स्कल्स के ऊपर अगर लेसरेशन फाउंड है तो वो इंजरी क्या आएगी, स्कल लेसरेशन। और जब स्कल लेसरेशन होगा तो कुछ माइनर ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज क्या रप्चर होगी। तो रप्चर होने के बाद सेकेंडरी इवेंट्स क्या होंगे, जब चोट लगी तो हो सकता है 2 दिन या 3 दिन बाद में ब्रेन के अंदर क्या होने लग जाए, एडिमा। दैट मीन्स वो रप्चर वेसल से ब्लड है या फ्लूइड लीकेज होके ब्रेन के अंदर आईसीपी बढ़ सकता है और ब्रेन के अंदर आईसीपी बढ़ना क्या, ब्रेन एडिमा। इसके अलावा वेरियस हिमरेज हो सकते हैं, हिमेटोमाज हो सकते हैं। हिमेटोमा क्या है, एपिड्यूरल हिमेटोमा, सब ड्यूरल हिमेटोमा, इंट्राक्रेनियल हिमेटोमा और सब रेगनोइड हिमेटोमा, जिनके बारे में अपन डिटेल में आगे के लेक्चर में कंटिन्यू पढ़ेंगे कि एडीएच क्या होता है, एसडीएच क्या होता है, आईसीएच और एसएच क्या होता है। तो ये तो हुई ओपन हेड इंजरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लोज हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी का मतलब
ब्रेन के अंदर जो क्रेनियम के अंदर क्लोज जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी ना किसी प्रकार की इंजरी होना क्या कहलाती है? क्लोज हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रेन इंजरी और स्कल फ्रैक्चर। ब्रेन इंजरी का मतलब मेनली तो क्लोज इंजरी है वो दो प्रकार की होती है, कंट्यूजन और कन्फ्यूजन। कंट्यूजन और कन्फ्यूजन। कंट्यूजन है ये मेजर ब्रेन इंजरी है और कन्फ्यूजन है ये माइनर ब्रेन इंजरी है। दोनों के बारे में अपन जब आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो कंफ्यूजन क्या है? ब्रूसिंग या स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन, दैट मीन्स ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई अल्ट्रेशन आना, कोई चेंजेज आना, ब्रूसिंग या स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन, जिसको क्या बोला? कंफ्यूजन। एक होता है कन्फ्यूजन, ये भी किस टाइप की इंजरी है? क्लोज हेड इंजरी है। कंफ्यूजन का मीन्स परसिस्टेंट या ट्रांजिशनरी पर्सन को या कुछ टाइम के लिए पर्सन को सेरेब्रल पैरालिसिस जैसा होता है, ये रिकवरेबल होता है सेरेब्रल कंफ्यूजन वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्कल फ्रैक्चर, दैट मीन्स कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर हो गया स्कल के। स्कल क्या है? बोनी, एक बोन का पिंजरा है, बोनी सबस्टेंस है जिसके अंदर क्या हो सकता है? जिसके अंदर क्रेनियम होता है। स्कल क्या है? एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्रेनियम के सारे ऑर्गन है, क्रेनियम वगैरह वो सारे इसके अंदर होते हैं। तो ऐसी इंजरी जिसके अंदर क्रेनियम का क्या हो गया? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के भी अलग अलग टाइप्स है। लीनियर फ्रैक्चर का मीन्स हल्की दरार, दैट मीन्स लाइन रूप में फ्रैक्चर, लाइनर फ्रैक्चर। लाइन से नाम से स्प्लिट है लीनियर फ्रैक्चर, दैट मीन्स ऐसा फ्रैक्चर जिसमें लाइनिंग रूप में कुछ फ्रैक्चर हुआ, लाइनिंग की रूप में। डिप्रेस फ्रैक्चर का मतलब ऐसी इंजरी जिसमें स्कल की जो है बोन है वो टूट के डिप्रेस हो गई हो। क्या हो गई हो? डिप्रेस। दैट मीन्स वन ऑर्गन, जो स्कल जो बोन है वो किसी ऑर्गन के अंदर चली गई हो। डिप्रेस मतलब वहां पे इस, अगर मैं माने ये स्कल है तो अगर डिप्रेशन में मानूं तो डिप्रेशन का मतलब इस टाइप से ये इंजरी जिसकी वजह से ये पार्ट है वो कहाँ अंदर डिप्रेस हो गया, मतलब ऐसा कोई चोट लगी जो इंजरी वाली जगह पे, इंजरी की जगह वो फ्रैक्चर है, वो बोन है कहाँ होगी? डिप्रेस। नेक्स्ट होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्चर जो कि बहुत सारी जगहों पे, मल्टीपल जगह पे वो फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, ये कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब है जो कोई जो है आपका फिस्टुला क्रिएट हो गया हो, कोई फिस्टुला क्रिएट होके जो व्हाइट मैटर ग्रे मैटर है वो दोनों की मिक्सिंग हो गई हो, या जो सेरेब्रल जो फ्लूइड होता है CSF उसका लीकेज होना, ये सारा का सारा किसमें? कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड मतलब इधर से कोई या ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो कि इधर से एंटर हुआ हो इधर से एग्जिट होगा, या फिर गन शूट या फिर नाइफ इंजरी, वो सब कम्युनिकेटेड जो फ्रैक्चर है वो कोज करते हैं। कम्युनिकेशन हो जाता है एक कैविटी का दूसरी कैविटी के अंदर, दैट मीन्स फिस्टुला क्रिएट हो जाएगा कम्युनिकेटेड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ हेड इंजरी आपको समझ में आ गई होगी। आउटलाइन, आउटलाइन क्या है? हेड इंजरी मेनली दो टाइप, ओपन और क्लोज। ओपन में लेसरेशन वाली इंजरी है, रगड़ने वाली या खरोंच वाली जो इंजरी है वो लेसरेशन है, वो ओपन हेड इंजरी में। क्लोज के अंदर कंट्यूजन, कंफ्यूजन और फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में मेनली 4-5 टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं। एक बेसिलर फ्रैक्चर भी होता है, बेसिलर फ्रैक्चर, ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है एड्रेस के अंदर बेसिलर फ्रैक्चर। इसके अंदर CSF लीकेज होता है, बेसिलर फ्रैक्चर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1 बाय 1 अपन टाइप्स के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरनल ब्रेन, इसमें तो क्या लेसरेशन है और ये हेमेटोमा है और ये स्किन का डैमेज होना। अब अपन बात करेंगे क्लोज हेड इंजरी का जो टाइप है, कंट्यूजन और कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंट्यूजन क्या है। जैसा कि मैंने बताया ब्रूसिंग टाइप्स की इंजरी है, एब्रेशन है जिसके अंदर स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? अल्ट्रेशन, और इसकी वजह से मोर एक्सटेंसिव डैमेज होता है ब्रेन का। क्या? मोर एक्सटेंसिव डैमेज। ये भी दो टाइप्स का होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंजरी है कंट्यूजन। कंट्यूजन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो कंट्यूजन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कंट्यूजन। तो कंट्यूजन क्या है, कितने टाइप्स का होता है और क्या होता है इसके अंदर, वो अपन देखते हैं आगे की लेक्चर में। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा कंट्यूजन। कंट्यूजन मेनली दो टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है कंट्यूजन। फर्स्ट अपन देखेंगे कंट्यूजन क्या होता है। कंट्यूजन क्या है? एक टाइप ऑफ क्लोज हेड इंजरी है। क्या है? टाइप ऑफ क्लोज हेड इंजरी। और इसके अंदर क्या क्या हो रहा है? ब्रूसिंग हो रहा है,
ब्रूसिंग एंड स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन, ब्रूसिंग और स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन की वजह से जो ब्रेन के अंदर इंजरी हुई वो क्या कहलाती है, कंट्यूजन। और इसके अंदर ब्रेन के में क्या होता है, मोर इन दिस इंजरी कंट्यूजन, दिस कंट्यूजन इंजरी के अंदर मोर एक्सटेंसिव डैमेज होता है, मोर एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ ब्रेन, दैट मीन्स ये बहुत ही खतरनाक इंजरी है जिसके अंदर पेशेंट की जान भी जा सकती है, मोर एक्सटेंसिव होती है। ये कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। इसके अपन टाइप्स की बात करेंगे। जो कंट्यूजन है कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, कूप कंट्यूजन, कूप कंट्यूजन इंजरी, कूप कंट्यूजन इंजरी। दूसरी होती है काउंटर कूप, काउंटर कूप, काउंटर कूप कंट्यूजन इंजरी। कूप कंट्यूजन इंजरी, दूसरी काउंटर कूप। कूप कंट्यूजन का मतलब है डायरेक्टली जहां पे चोट लगी वहां पे ही इंजरी हो रही है, डायरेक्टली जिस पार्ट पे चोट लगी उसी पार्ट पे क्या हो रही है, इंजरी, वो क्या कहलाती है, कूप कंट्यूजन इंजरी। इसमें आप लिख सकते हो डायरेक्टली एरिया, डायरेक्टली, दैट मीन एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो नाइफ इंजरी, नाइफ इंजरी, नाइफ इंजरी, दैट मीन्स डायरेक्टली जहां पे चोट लगी, डायरेक्टली इंजरी हुई, वही पार्ट क्या होगा, अफेक्टेड होगा, वही पार्ट क्या होगा, मतलब फ्रंटल लोब पे अगर चोट लगी, कोई एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक, तो फ्रंटल लोब के अंदर ही डैमेज हुआ, वो क्या है, कूप कंट्यूजन इंजरी। नेक्स्ट काउंटर क्यूब, इसका मतलब ये होता है अपोजिट साइड इंजरी। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इंजरी। अपोजिट साइड इंजरी का मीन्स ये है, आप अपोजिट साइड का मतलब है जिस तरफ ब्रेन में स्ट्राइक या चोट लगती है उसके अपोजिट इंजरी हो रही। दैट मीन्स आपका हेड अगर किसी ऑब्जेक्ट से मूव हुआ और मूव होके एक टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद जो अंदर क्रेनियम के अंदर जो स्कल के अंदर क्या है, क्रेनियम, क्रेनियम क्या है, फ्रीली मूवेबल है। दैट मीन्स उसके अंदर ऑक्सीपिटल, मान लो इसकी जो चोट लगी, इस चोट का जो इफेक्ट है कहाँ पे आया, ऑक्सीपिटल पे, क्या आया, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो फोर्सफुल स्ट्राइक, फोर्सफुल स्ट्राइक ऑन forceful strike on frontal lobe, frontal lobe, forceful strike on frontal lobe। फ्रंटल लोब में जैसे ही हुआ तो ब्रेन क्या हुआ, ब्रेन के अंदर क्या हुआ, क्रेनियम मूव हुआ, क्रेनियम हिला, और क्रेनियम के मूव होने की वजह से इंजरी कहाँ हुई, ऑक्सीपिटल एरिया में। तो ऑक्सीपिटल इंजरी, ऑक्सीपिटल एरिया इंजरी, ऑक्सीपिटल एरिया इंजरी। दैट मीन्स कई समटाइम्स होता है कि बस के अचानक ब्रेक लगने की वजह से या अचानक किसी एकदम मूवमेंट्स की वजह से जो है हेड का जो मूवमेंट आगे से होकर एकदम सडनली पीछे जाता है, तो इंजरी, तो चोट, तो स्ट्रोक, तो स्ट्राइक तो कहाँ लगी आगे, लेकिन सर जाके पीछे टकरा है, दैट मीन्स पीछे की इंजरी होगी। दैट मीन्स स्ट्रोक आगे हुआ और इंजरी कहाँ हुई, पीछे। ये होता है ब्रेन के बहुत ज्यादा मूवमेंट की तरफ से, ब्रेन के मूवमेंट की वजह से जो इंजरी हुई वो क्या कर रहे थे। तो इसमें क्या है, काउंटर कूप कंट्यूजन का मतलब है अपोजिट साइड में, जहां पे स्ट्रोक, इंजरी का जो स्ट्राइक है वो आगे की हुआ, वो इंजरी कहाँ हुई, पीछे। इसमें जबकि ऐसा नहीं, जहां स्ट्राइक हुआ वहीं क्या हुई, इंजरी। तो ये फर्स्ट जो है कंट्यूजन अपना क्लियर हो गया होगा। तो कंट्यूजन क्या है, एक टाइप की इंटरनल जो है क्लोज ब्रेन इंजरी, क्या है, क्लोज ब्रेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंक्यूजन, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंक्यूजन। कंक्यूजन, कंक्यूजन,
कंफ्यूजन कैसी इंजरी है? माइनर ब्रेन इंजरी। कैसी है? माइनर ब्रेन। वो कैसी थी? मेजर। माइनर ब्रेन इंजरी है, माइनर ब्रेन इंजरी है। और किस वजह से हो रही है? ये हो रही है जेरिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, जेरिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, जेरिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू। जो ब्रेन के जो टिश्यू है उनका जेरिंग होना, मतलब झटके लगने की वजह से जो इंजरी हुए वो कैसी है? जेरिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू। वो क्या कहलाती है? कंफ्यूजन। इसमें अपन क्या देख सकते हैं कि कोई भी अपन इसमें अगर समझ नहीं ले और डिटेल में, ड्यू टू मैकेनिकल आप बात कर सकते हो, ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स, ड्यू टू मैकेनिकल, कोई भी मैकेनिक की वजह से कोई भी फोर्स लगा और उस फोर्स का इफेक्ट इमीडिएटली हुआ और इमीडिएटली कुछ न्यूरोलॉजिकल, तो आप इसके अंदर देख सकते हो इमीडिएट एंड ट्रांजिएंट सेरेब्रल या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डेफिसिट, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। जैसे ही कोई मैकेनिकल फोर्स लगा और मैकेनिकल फोर्स लगते ही जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है उनमें क्या हो गया? इम्पेयरमेंट। क्या हो गया? न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है उनके अंदर इम्पेयरमेंट हो गया। और इम्पेयरमेंट होने के बाद यूजुअली ये क्या हो रहा है? यूजुअली ये रिकवरेबल है। न्यूरोलॉजिकल तो इंस्टेंट टाइप की इंजरी है, माइनर इंजरी है, चोट वगैरह, मतलब कोई मैकेनिकल फोर्स लगा जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो गए, न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया, लेकिन रेस्ट के बाद में ये क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू। क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू। जैसे ही मैकेनिकल फोर्स लगा, सॉफ्ट टिश्यू में क्या हुई? ब्लोइंग, इधर उधर सॉफ्ट टिश्यू में ब्लोइंग हुई और ब्लोइंग की वजह से जो वहां पे ब्लड सप्लाई वो एब्रूट हुई और एब्रूट होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल फंक्शन क्या हुआ? इम्पेयरमेंट। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन क्या हुआ? इम्पेयरमेंट। उसी को क्या बोला? कंफ्यूजन। तो माइनर ब्रेन इंजरी है, रिकवरेबल है। और किस वजह से हो रही है? बिकॉज जो ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू है उनमें ब्लोइंग की वजह से न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाता है, लेकिन ये रिकवरेबल है। कैसी है? रिकवरेबल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईडीएच के बारे में। ईडीएच होता है एपिड्यूरल हेमरेज, एपिड्यूरल हेमरेज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एपिड्यूरल हेमरेज। एडीएच आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, और एडीएच का मतलब होता है एपिड्यूरल हेमेटोमा। एपिड्यूरल हेमेटोमा। और आप अच्छे से जानते हो एपी वर्ड का मीन्स होता है ऊपर, ड्यूरल के ऊपर, और एक होता है सब का वर्ड का मीन्स होता है नीचे। तो एपी ड्यूरल जो लेयर है उसके क्या? अबव। ड्यूरल लेयर के अबव जो हेमेटोमा है वो क्या है? एपिड्यूरल हेमेटोमा। तो इसमें अपन देखते हैं ये एपिड्यूरल ईडीएच जो हेमेटोमा है या ईडीएच जो डायग्नोसिस है, ये मोस्ट कैसी इंजरी है? ये एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइप्स का हेमेटोमा है, वो सीरियस टाइप का है। तो इसमें आप लिख सकते हो मोस्ट सीरियस टाइप इंजरी, मोस्ट सीरियस टाइप इंजरी। ये बहुत ही सीरियस इंजरी होती है। लगभग 97% केसेस है वो क्या हो जाती है? 97% केसेस डेथ हो जाती है इसके अंदर। लगभग 97% केसेस है वो क्या है? डेथ इसमें हो रही है। ये क्या है? एक सर्जिकल इमरजेंसी है। ईडीएच क्या है? सर्जिकल इमरजेंसी है, सर्जिकल इमरजेंसी। दैट मीन्स अगर इस टाइप्स की अगर ईडीएच है अगर पेशेंट को, तो सर्जरी की बहुत इमीडिएट आवश्यकता होती है, इमीडिएट नीड होती है, और सर्जिकल इमरजेंसी है। अब अपन बात करें ईडीएच किस वजह से हो रहा है, ये भी एक बार पूछा गया है। ईडीएच हो रहा है जो मेनिंजेज है, मेनिंजेज या मेनिंजियल आर्टरी होती है, मेनिंजियल को जो सप्लाई करती है, मेनिंजियल जो आर्टरी होती है जो कि मेनिंजियल लेयर को सब ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। इस मेनिंजियल आर्टरी में रप्चर या ब्लीडिंग की वजह से, मेनिंजियल आर्टरी रप्चर या ब्लीडिंग आप लिख सकते हो, इस वजह से जो हेमेटोमा क्रिएट हुआ वो कैसा हेमेटोमा होता है? ईडीएच। तो दैट मींस आर्टरी का ब्लीडिंग है,
मेनिजियल जो आर्टरीज है उनमें रप्चर या ब्लीडिंग होने की वजह से क्या कोज होता है? ईडीएच। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईडीएच का कोज क्या होता है, तो आर्टरी रप्चर होता है। क्या का कोज होता है? आर्टरी इमीडिएट होता है, क्योंकि आर्टरी में क्या होता है? प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा की वजह से हिमेटोमा डे बाई या टाइम के साथ में बढ़ता जाएगा, तो इसमें सर्जरी करके इसका इमीडिएट मैनेजमेंट करना जरूरत होता है, अदरवाइज पेशेंट में हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है और फाइनली फर्दर कैन कॉज डेथ। तो ये समझ में आ गया होगा। और होता कहाँ पे है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो बिटवीन क्या है? बिटवीन ड्यूरामेटर एंड स्कल, ड्यूरामेटर एंड स्कल बोन। तो ईडीएच कहां पे होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईडीएच की लोकेशन आपको डायग्राम दे दिया कि कौन सा किस टाइप का हिमेटोमा है। तो दैट मीन्स स्कल, तो सबसे स्कल के ऊपर क्या है? स्केल के जस्ट नीचे क्या है? स्कल, और स्कल के जस्ट नीचे क्या है? ड्यूरामेटर। तो इन दोनों स्कल और ड्यूरामेटर फर्स्ट लेयर है, तो ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट फर्स्ट लेयर है। इनर तो पायामेटर है, बाहर की सबसे कौन सी लेयर है? ड्यूरामेटर। और ड्यूरामेटर के जस्ट, मैंने बोला एपी का मतलब ऊपर, और ड्यूरामेटर के जस्ट ऊपर क्या है? स्कल। इन दोनों के बीच में जो है हिमेटोमा, वो क्या कहलाता है? ईडीएच। क्या कहलाता है? ईडीएच। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसडीएच। एसडीएच का मतलब होता है सब ड्यूरल हिमेटोमा। सब ड्यूरल जो हिमेटोमा है, सब का मतलब नीचे, और ड्यूरल का मतलब ड्यूरल लेयर के जस्ट नीचे, और ड्यूरल लेयर के नीचे है, दैट मीन्स लोकेशन क्या है? ड्यूरल और अरेक्नोइड के बीच में, ड्यूरल और अरेक्नोइड, और ड्यूरल और अरेक्नोइड है, दैट मीन्स ये ईडीएच है वो आर्टरीज का है, एसडीएच का ऐसा है वीनस का, दैट मीन्स वेन्यूल्स का रप्चर होगा, तो वो धीरे धीरे उसमें वेन्यूल्स में क्या होता है? प्रेशर कम, जिसकी वजह से ये एडिमा है, जो ये हिमेटोमा है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ईडीएच की तुलना में एसडीएच क्या है? लेस हार्मफुल है। नेक्स्ट होता है एसडीएच, सब ड्यूरल हिमेटोमा। सब ड्यूरल्स का नाम से ही पता है, तो होगा कहां पे? ड्यूरामेटर और सब ड्यूरल स्पेस में। कहां पे होगा? तो आप लिख सकते हो हिमेटोमा इन ड्यूरामेटर या ड्यूरल स्पेस आप अच्छी तरह से जानते हो। ये तो है सबसे पहले ब्रेन का क्या है? स्कल, और स्कल के जस्ट बाद में क्या होती है? ये क्या है? ड्यूरामेटर। ये क्या है? ड्यूरा। और इसके बाद में क्या है? अरेक्नोइड। ये क्या है? अरेक्नोइड। और ये क्या है? अंदर वाली जो लेयर है ये है पायामेटर। तो ईडीएच है, ईडीएच तो कहां होगा? ये क्या है? स्कल। ये क्या है? स्कल। तो सबसे पहले ईडीएच अगर होगा तो ये तो क्या है? ईडीएच मैंने बताया था बिटवीन स्कल बोन और ड्यूरामेटर। इसके बाद में मैंने बताया सब ड्यूरल, सब का मतलब ड्यूरल के जस्ट नीचे, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे है एसडीएच। और ये कौन सा स्पेस है? ड्यूरल स्पेस। कौन सा स्पेस है? ड्यूरल स्पेस। तो एसडीएच क्या है? ये वीनस ब्लीडिंग है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट लिखे, ये कैसी है? ये वीनस ब्लीडिंग है, वीनस ब्लीडिंग। तो वेन्स की जो वेन्यूल्स है, वेन्स की छोटी ब्रांच क्या होती है? वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स में कोई रप्चर या कोई इंजरी की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कैसा? वीनस ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है। ये कौन सा? वीनस ब्लीडिंग। तो एसडीएच नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। एडीएच है वो स्लोली प्रोग्रेसिव है। कैसा है? स्लोली प्रोग्रेसिव। तो ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, स्लोली है, तो 2 से 3 दिन का भी टाइम इसमें लग जाए, जबकि ईडीएच में ऐसा नहीं है। कलेक्शन कहां पे होगा? ड्यूरल स्पेस में या बिलो द ड्यूरल लेयर, बिलो ड्यूरल लेयर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईसीएच। और आईसीएच होता है इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ये हिमेटोमा, इंट्राक्रैनियल हिमेटोमा। तो दैट मीन्स जो क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर हिमेटोमा, और इसके अंदर क्या है? ये क्रेनियम केविटी है, और क्रेनियम के अंदर मतलब ये आईसीएच है। ये यहाँ क्या होगा? कंट्यूजन, जहां पे चोट लगी, तो इसके अंदर आईसीएच के बारे में मैं लिख रहा हूं इधर पॉइंट। तो आईसीएच कहां पे होगा? जहां पे जो कंट्यूजन हुआ है ब्रेन का, उस कंट्यूजन जगह पे मल्टीपल साइड का ये आईसीएच वो देखने को मिल सकता है। तो आईसीएच जनरली किसमें फाइंड आउट होता है? सीटी एमआरआई में। किसमें? सीटी एमआरआई पे। तो दैट मींस इसमें आप लिख सकते हो कि
इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कंट्यूज एरिया इन ब्रेन, कंट्यूज एरिया इन ब्रेन। जो ब्रेन के अंदर जो कंट्यूजन जो एरिया है उस एरिया में मल्टीपल जो है ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, मल्टीपल ब्लीडिंग है, मल्टीपल हेमोरेज मल्टीपल हेमरेज इन सराउंडिंग कंट्यूजन, सराउंडिंग कंट्यूज्ड एरिया, कंट्यूज्ड ब्रेन। दैट मीन्स जहां पे चोट लगी अंदर वाली, दैट मीन्स जो क्रेनियम के अंदर, उस क्रेनियम के अंदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, तो क्रेनियम के अंदर जो कंट्यूज एरिया है उसके आसपास, दैट मीन्स ये अगर क्रेनियम है, वो क्रेनियम के अंदर ये क्या है, ब्रेन के जो टिश्यू है, यहाँ अगर चोट लगी तो इसके नियर बाई यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो शो किस में होगी, वो शो होगी एमआरआई और सीटी में। दैट मीन्स ऐसी ब्लीडिंग जो कि क्रेनियम के अंदर मल्टीपल अलग अलग जगह पे देखने को मिल सकती है, वो क्या है, आईसीएच। क्या है वो, आईसीएच। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एसएएच, सब अरेक्नोइड हेमरेज। नेक्स्ट कौन सी बात करेंगे, एसएएच, और सब अरेक्नोइड हीमेटोमा। तो सब का मतलब क्या है, सब का मतलब क्या है, नीचे, अरेक्नोइड से नीचे क्या है, क्रेनियम कैविटी। तो दैट मीन इनसाइड द ब्रेन, कहां पे, इनसाइड द ब्रेन टिश्यू। वेंट्रिकल्स, इसके अंदर वेंट्रिकल्स है, और सब अरेक्नोइड जो स्पेस है वहां पे ब्लड का क्या हो जाता है, कलेक्शन। तो ये क्या कहां पे पाया जाएगा, सब अरेक्नोइड, ये होगा इन ब्रेन वेंट्रिकल, इन ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड अरेक्नोइड स्पेस, अरेक्नोइड स्पेस, अरेक्नोइड स्पेस फॉर्मेशन ऑफ या ब्लड कलेक्टिंग, ब्लड कलेक्ट। तो दैट मीन्स ब्लड है कहाँ पे कलेक्ट होता है, अरेक्नोइड स्पेस में, या फिर ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है वहां पे जो है कलेक्शन होना ब्रेन के अंदर टिश्यू के अंदर। अरेक्नोइड या ब्रेन वेंट्रिकल टिश्यू लिख सकते हो आप, टिश्यूज के जो अंदर है वो क्या होना, ब्लड का कलेक्शन होना, क्या कहलाता है, एसएएच, सब अरेक्नोइड हेमरेज। तो ये तो होगी हेड इंजरी के बारे में इंट्रोडक्शन, कि हेड इंजरी होती क्या है, और हेड इंजरी के टाइप देख लिए थे, और टाइप के बाद में आपने देखा कंफ्यूजन क्या है, ये मेजर ब्रेन इंजरी है, मेजर ब्रेन इंजरी है, दो टाइप्स की होती है। इसके बाद में अपन देखा कंफ्यूजन माइनर ब्रेन इंजरी है, ये ब्रेन में जो स्ट्राइक की वजह से जो हो रही है, इसमें जो सब टिश्यू के मूवमेंट की वजह से ये सेरेब्रल अगर प्रोग्रेसिव है तो सेरेब्रल के अंदर पैरालिसिस कोज हो सकता है, लेकिन ये रिकवरेबल है। नेक्स्ट एपिड्यूरल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, सब अरेक्नोइड हेमरेज, और एसडीएच देखा तो सब ड्यूरल हेमरेज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स का मीन्स है अगर पेशेंट हेड इंजरी का है तो क्या क्या सिम्टम्स है क्लिनिकल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब हेड इंजरी का जो पेशेंट है उसमें क्या क्या सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने सेरेब्रल एडिमा देखा था। सेरेब्रल एडिमा क्या है, बेसिकली कोई इंजरी की वजह से ब्रेन के टिश्यूज के अंदर इंट्राक्रेनियम के अंदर प्रेशर का बढ़ना, आईसीपी का बढ़ना। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, वो सारे के सारे सिम्टम्स है हेड इंजरी वाले उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जो आईसीपी के जो साइन है, इंक्रीज जो आईसीपी के इंक्रीज जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर के सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स, वो सारे के सारे हेड इंजरी में भी देख, क्योंकि हेड इंजरी से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कहीं कंपाउंड फ्रैक्चर है तो जोर लग रहा है, दैट मीन प्रेशर कहाँ बढ़ेगा, क्रेनियम का, और क्रेनियम का प्रेशर इंक्रीज आईसीपी। तो इंक्रीज आईसीपी वाले जो सारे साइन है वो किस में आएंगे, ब्रेन इंजरी में। फर्स्ट अपन बात करते हैं, ब्रेन इंजरी का पेशेंट है तो क्या कंप्लेन करेगा, हेडेक, क्योंकि हेड में इंजरी है तो हेडेक तो उसका फर्स्ट कंप्लेन होगा ही होगा। क्या होगा, हेडेक। हेडेक के बाद में उसको वोमिटिंग, अगर मेडुला ऑब्लिंगेटा में वोमिटिंग सेंटर अगर स्टिमुलेट हो गया तो पेशेंट को क्या होगा, वोमिटिंग। क्या होगा, वोमिटिंग।
वोमिटिंग के साथ अगर इंजरी अगर ज़्यादा है और हाइपोथैलेमस तक रीच आउट है तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर भी कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर, सेरेब्रम के अंदर। दैट मीन्स टेम्परेचर भी पेशेंट का क्या मिलेगा, दैट मीन्स पेशेंट के अंदर फीवर भी दिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल डिस्टर्बेंस के अंदर पेशेंट को डिप्लोपिया है वो सीन हो सकता है, डिप्लोपिया, जैसा कि इंक्रीज आईसीपी में भी देखा था डिप्लोपिया, क्योंकि ओक्यूलोमोटार नर्व है, ओक्यूलोमोटार जो साइन है वो भी इस हेड इंजरी के अंदर सीन हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें प्यूपिलरी चेंजेस, विजन चेंजेस ओक्यूलोमोटार में देखा था, प्यूपिलरी चेंजेस के अंदर अगर प्यूपिल्स का एक प्यूपिल डायलेटेड यूनि डायलेटेड दोनों है, दैट मीन्स बाई डायलेटेड प्यूपिल्स, और साथ में जो है कोमा स्थिति वो भी देखने को मिल सकती है। तो साइन सिम्टम्स में प्यूपिल के अंदर चेंजेस है तो भी अपन सस्पेक्टेड मानेंगे हेड इंजरी का पेशेंट है। नेक्स्ट नचल रिजिडिटी का मतलब है नेक के अंदर जो नेक एरिया है उसके अंदर पेशेंट है मूवमेंट नहीं कर पाए, उसके अंदर क्या होगा, पेन होगा। साथ ही जो स्पेशल साइन और क्या क्या हो सकते हैं, रेकॉन आइज, वो एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि हेड इंजरी के पेशेंट में क्या होता है, रेकॉन आइज, ये स्टार मार्क है, रेकॉन आइज क्या होता है, जो ऑर्बिटल एरिया है इस ऑर्बिटल एरिया के सराउंडिंग में रेडनेस देखने को मिल सकती है, जिसको बोलते हैं इकाइमोसिस इन पेरी ऑर्बिटल एरिया एंड रेडनेस ऑफ आईबॉल। रेकॉन साइन क्या है, इकाइमोसिस इन पेरी ऑर्बिटल एरिया, दैट मीन्स एंड पेरीऑर्बिटल एरिया एंड रेडनेस इन आईबॉल। तो जो आंख है वो कैसे मिलेगी, आंख जहां जिस साइड का एरिया है, अगर पूरी होल ब्रेन में है तो दोनों आईज, दैट मीन्स आंखों के रेकॉन आइज, आंखों के सराउंडिंग में कैसा मिलेगा, एकदम रेडनेस स्किन डिस्कलरेशन है वो देखने को मिलेगा, इकाइमोसिस इन पेरीऑर्बिटल एंड रेडनेस इन आईबॉल। नेक्स्ट जो साइन है ये भी इंपॉर्टेंट साइन है, नेक्स्ट साइन है बैटल साइन। नेक्स्ट साइन क्या है, बैटल साइन। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जा सकता है कि बैटल साइन और बेकन जो है रेकन आइज जो साइन है कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो रेकन आइज है और ये बैटल साइंस का मीन्स है इचिमोसिस इन बिहाइंड ईयर मास्टोइड, दैट मीन्स आंखों के अंदर जो आंखों के बाहर और अंदर जो रेडनेस थी वो तो रेकन आइज, साथ में जो कान के पीछे का जो एरिया है वहां पे भी क्या मिलेगा, इचिमोसिस जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। ये दोनों स्पेशल साइन है जो कि हेड इंजरी के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि रेकोनाइज क्या है वो बैटल साइन किस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो साइन है राइनोरिया, नेक्स्ट साइन है राइनोरिया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है राइनोरिया। राइनोरिया का मीन्स है जो कि बेसिलर फ्रैक्चर अगर ब्रेन के अंदर हुआ है तो बेसिलर फ्रैक्चर की वजह से सीएसएफ लीकेज होकर नेजल कैविटी से सीएसएफ का ड्रॉप होना, दैट मींस क्लियरली सीएसएफ लीकेज इन नेजल कैविटी। जो सीएसएफ का लीकेज है पानी लाइक जो वाटर लाइक जो सब्सटेंस है नाक से बहना, रनिंग नोज होना, वो क्या कहलाता है राइनोरिया। अगर पेशेंट में फ्रैक्चर कंपाउंड फ्रैक्चर या बेसिलर फ्रैक्चर है तो पेशेंट के अंदर राइनोरिया देखने को मिलता है। साथ में ओटोटोरिया दैट मींस कान के अंदर से सीएसएफ लीकेज इन ईयर। ये तो सीएसएफ लीकेज इन नोज, ये तो नोज, और ये है सीएसएफ लीकेज इन ईयर। कान के अंदर से पानी जैसा वाटर लाइक जो सब्सटेंस कान के अंदर से आ रहा है
तो दैट मीन्स पेशेंट के CSF लीकेज कान से हो रहा है, दैट मीन्स ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो गया जो कि दोनों कैविटी में फ्रैक्चर हो गया, तो कैविटी में इंटर जो कनेक्टेड की वजह से CSF कहाँ से लीकेज होने लग गया, कान से। इसके अलावा हीमेटोमा, और हीमेटोमा के अंदर आपने देख लिया था, नेक्स्ट साइन है हीमेटोमा। हीमेटोमा में वेरियस जो हीमेटोमा SDH EDH वो अपन ने अभी जस्ट पढ़े हैं, वो सारे हीमेटोमा। और साथ में जो है हेमरेज भी देखने को मिल सकता है। लास्ट जो इसका साइन है पैरालाइसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सम कंडीशन में हेमीप्लेजिया देखने को मिल सकता है, हेमीप्लेजिया। और कुछ कंडीशन के अंदर ज्यादा अगर एक्सटेंसिव डैमेज है तो पैराप्लेजिया भी देखने को मिल सकता है। पैराप्लेजिया मीन्स लोअर पार्ट या अपर पार्ट कुछ भी होता है बॉडी का वो पैरालाइज होता था। हेमीप्लेज में जो है वर्टिकल में या तो राइट साइड हो सकता है या लेफ्ट साइड हो सकता है। ये अपर या लोअर है, ये अपर लोअर है, ये क्या है राइट लेफ्ट है, ये राइट पार्ट या लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट में इस तरह का पूरा जो है अपर लिम्ब लोअर लिम्ब चेस्ट जो एरिया वो पूरा काम नहीं करेगा। इसमें पैराप्लेजिया में अपर मतलब अम्लाइकस से अपर या अम्लाइकस से बिलो, दैट मीन्स इस पार्ट में पैरालिसिस भी हो सकता है। ये तो हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो ब्रेन इंजरी में क्या क्या डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले तो पेशेंट की क्या लेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले डायग्नोसिस क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल का मतलब देख से कि बेटल साइन है, अगर प्रेजेंट बेटल साइन देख सकते हैं इसके अंदर, रेकॉन आइज है वो है कि नहीं है पेशेंट के अंदर, तो ये दोनों फिजिकल जो साइन है बेटल साइन और रेकॉन आइज अगर प्रेजेंट है तो पेशेंट किसका है, हेड इंजरी का। किसका पेशेंट है, हेड इंजरी का। नेक्स्ट जो है डायग्नोसिस में अपन चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किसकी वजह से, GCS स्केल की, GCS ग्लासको कोमा स्केल, इसकी सहायता से लेवल ऑफ दैट मीन्स GCS स्कोरिंग करेंगे, GCS स्कोरिंग। और GCS स्कोरिंग से पता लग जाएगा पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। नेक्स्ट डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, ICP मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ICP मॉनिटरिंग से क्या पता लगेगा, ICP मॉनिटरिंग। और ICP मॉनिटरिंग किसके द्वारा करेंगे, हाइड्रोमीनोमीटर की सहायता से। अगर पेशेंट का ICP अगर बढ़ा हुआ है दैट मींस सस्पेक्टेड टू हेड इंजरी, पेशेंट में क्या हो सकती है, हेड इंजरी या सेरेब्रल एडिमा। नेक्स्ट CSF एग्जामिनेशन में क्या मिलने का, सेरेब्रो जो स्पाइनल फ्लूइड है उसका एग्जामिनेशन करेंगे। उसके एग्जामिनेशन में क्या, कलर चेक करेंगे। कलर अगर रेड है दैट मीन्स CSF का कलर अगर रेड है दैट मीन्स CSF के अंदर कोई जो ओरिफिस है या जो कम्युनिकेटिंग हो गया, फिस्टुला क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो CSF के अंदर इन्वॉल्व होगी। वरना कलर कैसे, CSF कलरलेस होता है। अगर CSF रेड कलर का है दैट मीन्स क्या है, ब्रेन इंजरी है, इंटरनल ब्रेन इंजरी है। तो CSF का कलर और साथ में जो प्रोटीन है इसका जो लेवल है वो भी देखा जाता है। तो प्रोटीन का लेवल है वो क्या मिलेगा, इंक्रीज। तो नेक्स्ट डायग्नोसिस है CSF, तो CSF की सहायता से भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट CSF के अलावा CT स्कैन, नेक्स्ट MRI, CT स्कैन के अलावा MRI स्कैन, और MRI स्कैन के अलावा पेट स्कैन बताया था मैंने, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, दैट मीन्स ब्रेन की जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या है उसका पता लगाया जा सकता है पेट स्कैन। तो पेट स्कैन की सहायता से भी पता लगाया जा सकता है, हेड इंजरी का डायग्नोसिस वो किया जा सकता है। साथ में कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक लास्ट डायग्नोसिस क्या है, कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की सहायता से भी फाइंड आउट किया जा सकता है या डायग्नोसिस किया जा सकता है कि पेशेंट हेड इंजरी का है। साथ में लास्ट एक है हेलो रिंग टेस्ट, इसी का जो स्पेशल टेस्ट है जैसे कि रेकॉन और बेटलमैन बताया, डायग्नोसिस में हेलो रिंग टेस्ट या हेलो साइन भी बोल सकते हैं इसको, हेलो साइन।
तो हेलो साइन क्या होता है, इसके बारे में ये भी स्टार पॉइंट है एग्जाम व्यू से। तो हेलो साइन, हेलो साइंस के अंदर अगर पर्सन के अंदर ओटोटोरिया है, दैट मीन सीएसएफ का लीकेज का कान से है, तो उस पर्सन में स्टेराइल गोज है, वो लेटरल पोजीशन पेशेंट को देके गोज रख देते हैं। तो गोज के ऊपर क्या, जो सीएसएफ ड्रेन हो रहा है ओटोटोरिया की वजह से, जो सीएसएफ ड्रेन हो रहा है वो गोज पे आएगा। अगर इस रेकॉन साइंस के अंदर एक ये क्या है, स्टेराइल गोज, ये क्या है, स्टेराइल गोज, ये क्या, स्टेराइल गोज। स्टेराइल गोज कान के नीचे पेशेंट में प्लेस कर देते हैं, और कान के नीचे अगर प्लेस करेंगे दैट मीन सीएसएफ इसके ऊपर गिरेगा, और सीएसएफ इसके ऊपर अगर ड्रॉप होगा तो सीएसएफ का जो सिक्रीशन है वो, मान लो कि सीएसएफ जो है इस प्रकार से वो इसके ऊपर लीकेज हुआ, तो साथ में ही देखा गया अगर सीएसएफ के अंदर ब्लड है तो वो गोज है, उस गोज को कुछ टाइम बाद में क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। तो एक स्टेराइल गोज लेंगे, गोज को जो भी सिक्रेशन है उसके बाद में उस गोज को क्या करेंगे, ड्राई, और ड्राई करने पे अगर देखा गया कि अंदर अगर रेड है, रेडनेस है, तो दैट मीन्स क्या है, सीएसएफ के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, दैट मीन्स कम्युनिकेटेड इंजरी है। या फिर ओनली रेडनेस नहीं है, या जो है जो सीएसएफ इसके ऊपर गिरा था, सीएसएफ लीकेज अगर पेशेंट को है, तो सीएसएफ की वजह से जो जहाँ पे वो सीएसएफ गोज के ऊपर गिरा, और सूखने के बाद वो येलो टाइप की स्लाइट येलो कलर की रिंग बन जाएगी जहाँ तक वो फैला गोज के ऊपर, और स्लाइट येलो कलर की जो रिंग है उसी को क्या बोला, हेलो रिंग। क्या बोला, हेलो रिंग। तो दैट मीन्स जो स्टेराइल गोज है उसमें ईयर के जो सिक्रीशन है उनको ऑब्टेन करा, ऑब्टेन करने के बाद में ड्राई करा, और ड्राई करने के बाद अगर रेड ब्लीडिंग है, रेड सर्किल है, दैट मीन्स अपीयरेंस, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्लड है। अगर रेड नहीं है, स्लाइट येलो है, दैट मीन्स सीएसएफ लीकेज है। कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कोई भी सीएसएफ लीकेज नहीं है। तो सीएसएफ क्या है, सीरियस फ्लूइड है, और सीरियस फ्लूइड जैसे ही ड्राई होगा तो स्लाइट येलो कलर की रिंग टाइप जो बनेगी वो क्या है, हेलो साइन या हेलो रिंग टेस्ट। तो ये भी किया जा सकता है इन सस्पेक्टेड ऑफ सीएसएफ लीकेज इन ईयर या ओटोटोरिया जो कंडीशन है, अगर सस्पेक्टेड है तो कान में से अगर पानी लाइक सब्सटेंस आ रहा है तो पता लगाना है कि सीएसएफ है कि नहीं, तो हेलो रिंग टेस्ट की सहायता से पता लगाया जा सकता है। तो हेलो रिंग में अगर मैथोडिकल अगर आपको है तो दैट मीन्स जो इसके अंदर क्या होता है, ईयर जो सिक्रीशन है, ईयर सिक्रीशन कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन ऑन स्टेराइल गोज, स्टेराइल गोज, स्टेराइल गोज के ऊपर अगर इफ स्लाइट येलो कलर, इफ स्लाइट येलो रिंग अपीयर, और स्लाइट येलो रिंग अगर मिल रही है दैट मीन्स सीएसएफ क्या है, लीकेज है, दैट मीन्स क्या है, सीएसएफ लीकेज। और अगर कोई भी नो रिंग है, कोई भी रिंग नहीं है, दैट मीन्स क्या है, सीएसएफ लीकेज है, सीएसएफ का लीकेज क्या है, नहीं है। अगर रेडनेस है, थर्ड है रेडनेस, अगर रेड स्पॉट है, रेड स्पॉट दैट मीन्स क्या है कि ब्लडिंग है, क्या है, ईयर में से क्या है, ब्लीडिंग है। क्या हो सकता है, ईयर में से ब्लीडिंग। रेड स्पॉट है तो ब्लीडिंग शो करेगा, येलो रिंग बन रही सीएसएफ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कोई भी कान के अंदर से कोई भी सीएसएफ का लीकेज नहीं है। ये हो गए डायग्नोसिस, ये क्या है, डायग्नोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसा कि हेड इंजरी के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था हेड इंजरी क्या है, उसके बाद में अपन ने देखा था टाइप के बाद में देखा था जो जनरल है इंजरी, कंफ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन क्या है। इसके अलावा ईडीएच, एसडीएच, आईसीएच, इन सब के बारे में देखते हुए अपन ने नेक्स्ट देखा था डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन की सहायता से, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, आईसीपी मॉनिटरिंग है, सीएसएफ की जो मॉनिटरिंग है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, हेलो साइन है, इन सब की सहायता से डायग्नोस किया जा सकता है हेड इंजरी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में वही मैनेजमेंट है, सेम एज आईसीपी का मैनेजमेंट जो होता है वही इसी का मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में भी मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल का मतलब है ऐसी कोई ड्रग्स या मेडिसिन की वजह से हेड इंजरी का जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मेनली अगर आईसीपी बड़ा है तो उसमें पेशेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो,
सेकेंडरी इन्फेक्शन नाउ टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। और साथ में देते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। क्या देते हैं? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के अंदर जैसे कि मैनिटोल, ग्लिसरॉल, ये सब किसमें दिया जाता है? एसिपी को कम करने के लिए। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है, जिसकी वजह से अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो वो रिड्यूस किया जा सकता है। साथ में ये इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल भी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स न्यूरल अगर सेल है न्यूट्रिशन के प्रति डेप्रिवेटेड है तो उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल न्यूरॉन को इजीली मिल जाएगा, तो ब्रेन जो है इजीली फंक्शन करेगा। तो इमरजेंसी कंडीशन में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो दिए जाते हैं टू रिड्यूस आईसीपी के भी वर्क कर रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, आईसीपी भी कम कर रहा है, साथ में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा रहा है। तो ग्लूकोज लेवल की वजह से न्यूरॉन है वो एनर्जी डेफिशिएंट नहीं होंगे। नेक्स्ट एंटी कोगुलेंट्स, एंटी कन्वर्जेंट देते हैं टू प्रिवेंट सीजर। तो ब्रेन के इंजरी की वजह से, हेड इंजरी की वजह से कोई सीजर प्रोड्यूस ना हो, तो पहले ही प्रोफाइलेसिस के लिए एंटी जो सीजर है वो ड्रग कौन सी है? फेनेटोइन वगैरह है वो दे दी जाती है। लास्ट है बेंजोडाइजीपाइंस है। बेंजोडाइजीपाइंस के अंदर ये आपका लोरेजिपाम, डाइजीपाम, ये सब बेंजोडाइजीपाम, ताकि पेशेंट में नर्वस इरिटेबिलिटी नहीं हो, पेशेंट को अच्छी नींद आ सके। इस वजह से भी अगर इस मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा कौन सा मैनेजमेंट होता है? सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? सर्जिकल। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर बर होल किया जाता है। क्या किया जाता है? बर होल की सहायता से एक ब्रेन के अंदर क्रेनियम कैविटी के अंदर क्या करते हैं? होल करके जो हीमेटोमा है उस हीमेटोमा का क्या किया जाता है? सक्शनिंग। जो हीमेटोमा है उस हीमेटोमा को क्या किया जाता है? सक्शन। उस हीमेटोमा को सक्शन करके बाहर निकाला जा सकता है बर होल की सहायता से। तो सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर इसकी बर होल से भी अगर रिलीव नहीं है तो करते हैं क्रेनियोटोमी। क्या करते हैं? क्रेनियोटोमी। और क्रेनियोटोमी का मीन्स ये आता है क्रेनियम को ओपन करके, क्रेनियम, और क्रेनियम को क्या करते हैं? क्रेनियम को ओपन करके, और ओपन करने के बाद जो क्रेनियम कैविटी के ऊपर जो क्या है इंजरी की वजह से जो प्रेशर है, क्रेनियम को ओपन करा, और ओपन की वजह से जो प्रेशर ऑन क्रेनियम है, प्रेशर ऑन क्रेनियम, वो क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। उस प्रेशर को क्या किया जाता है? रिमूव, ताकि वो ऑर्गन वापस से नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। तो मेडिकल मैनेजमेंट, लास्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी में बर होल की सहायता से जो भी एसडीएच, एडीएच, आईसीएच है उनको अगर हटा सकते हैं, बर होल की सहायता से सक्शन कर सकते हैं। और सक्शन की सहायता से फिर भी रिलीव नहीं है तो सर्जरी की आवश्यकता है। सर्जरी क्रेनियोटोमी करके पेशेंट की जो क्रेनियम के ऊपर जिस कैविटी में प्रेशर है उस प्रेशर को रिलीव कर दिया जाता है। और फिर आता है नर्सिंग केयर। फिर क्या आती है? नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सर्जरी के बाद में कुछ प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, कुछ पोस्ट ऑपरेटिव। नर्सिंग केयर में फर्स्ट गोल होता है टू ट्रीट हाइपोक्सिया। तो पेशेंट को हाइपोक्सिया से बचाना। हाइपोक्सिया से बचाने में क्या इंटरवेंशन है? मॉनिटर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मॉनिटर आपका जो है एयरवे है, एयरवे कंडीशन है उसका मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट करना है, साथ में जो बेड है उसको थोड़ा एलिवेट करना है 30 to 45 डिग्री, ताकि है उसको हाइपोक्सिया कोई कंडीशन ना हो। फर्स्ट गोल तो ये होता है टू ट्रीट हाइपोक्सिया। सेकंड गोल ये होता है इंक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन। तो सेरेब्रम के अंदर परफ्यूजन है, दैट मीन सप्लाई है, वो इंक्रीज करना। किस प्रकार कि पेशेंट की आईसीपी मॉनिटरिंग करते रहना है। आईसीपी मॉनिटरिंग से ये पता लगेगा कि पेशेंट में आईसीपी नहीं बढ़ा है तो प्रॉपर वेस्कुलर जो सीपीपी है वो प्रॉपर है कि नहीं, सीपीपी को मेजरमेंट कर सकते हैं। सीपीपी क्या होता है? सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, उसको भी मॉनिटर करके असेसमेंट किया जा सकता है कि परफ्यूजन है वो कैसा है सेरेब्रम का। साथ में ये भी देखा जाता है पेशेंट को कफिंग वगैरह है, स्नीजिंग
उनके लिए उसको अवॉइड करना है। दैट मीन ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है जिसकी वजह से उसको एलर्जी कंडीशन वजह से कपिंग हो, तो एंटी जो टिश्यू जो मेडिसिन है वो भी चलाते हैं। साथ में कॉन्स्टिपेशन फाइबर डाइट देते हैं पेशेंट को, तो कॉन्स्टिपेशन ना हो जिसकी वजह से स्ट्रेनिंग कम से कम होगी तो आईसीपी कम से कम बढ़ेगा। नेक्स्ट जो गोल होता है पेन रिड्यूस। पेन रिड्यूस में जो है नॉर्मली एनएसएआईडी ड्रग्स देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, क्योंकि इसमें मोरफिन लाइक जो पेन जो है सबस्टेंस वो नहीं देते, क्योंकि मोरफिन की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस रहता है। तो पेन कंट्रोल को और साथ में जो फ्लूइड है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को भी चेक किया जाता है। इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड वो भी किया जाता है, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो भी हर आवरली हर शिफ्ट में जो असेस करके पता लगाया जा सकता है पेशेंट की कंडीशन है वो कैसी है। इसके बाद में आता है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में जो भी ऑपरेटिंग साइट है उसकी केयर करना, उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग करना, इनटेक आउटपुट, और कोई भी न्यूरोलॉजिकल अगर डेफिशिएंसी है तो इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करना, ये सब जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर है। और उसके बाद में पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साथ में मोबिलाइजेशन और उसकी डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट रहेगी तो उसकी रिकवरी रेट है वो क्या होगी, अच्छी। और साथ में उनको इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट, कूल एंड काम एनवायरनमेंट उसको देंगे ताकि पेशेंट अच्छे से रिकवर कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा हेड इंजरी। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो हमारे जो इस लेक्चर को लाइक करें, और अपना कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से सजेशन दें। और अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।